इस लेक्चर में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन और लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। So Dalton's law states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is the sum of their individual partial pressures. So इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब हम देखते हैं, सपोज़ कि मेरे पास तीन गैसेस हैं, गैस A, गैस B एंड गैस C। गैस A का पार्शियल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर्स, गैस B का पार्शियल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर एंड गैस C का प्रेशर है 15 एटमॉस्फेयर। नाउ सपोज़ कि ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर मैं एक कंटेनर में इन तीनों गैसेस को मिक्स कर दूं, तो अब इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। सो इसका मतलब है कि जब हम तीन गैसेस या इससे ज़्यादा या कम गैसेस को मिक्स करें तो हमारे पास इस मिक्सचर का जो प्रेशर का सम है दैट विल बी इक्वल टू देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। इसका मतलब है कि जब हमारे पास सारी गैसेस मिक्स होंगी तो ये अपना अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और टोटल प्रेशर इसके सम के बराबर होगा। नाउ कीप इन माइंड कि दीज गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। अब इसकी सबसे बड़ी एक एग्जांपल हम लेते हैं NH3 एंड HCl। तो NH3 और HCl का जो मिक्सचर है ये आपस में जब मॉइस्ट होगा तो इट विल रिएक्ट टू फॉर्म NH4Cl। सो इन दो गैसेस को हम मिक्स करें तो डाल्टन्स लॉ ओबे नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्टिंग गैसेस हैं। डाल्टन्स लॉ इज़ फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। So we can write that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is sum of their individual pressures. So जितनी gases होंगी उन सब के pressures को हम sum up करेंगे, so we will get the value of total pressure. Now अगर हमने टोटल प्रेशर में से किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? सो प्रेशर ऑफ एनी गैस, से फॉर एग्जांपल वी हैव गैस A. So its pressure will be equal to mole fraction of this gas multiply by total pressure. So किसी भी गैस का जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है it will be equal to mole fraction of that gas multiply by total pressure. For example हमारे पास तीन गैसेस का मिक्सचर है A, B and C और इस टोटल गैसेस के मिक्सचर का जो प्रेशर है that is equal to 50 एटमॉस्फेयर। Now अब हमारे पास इसके अंदर A के मोल्स हैं 3, B के मोल्स हैं 2, C के मोल्स हैं 5। सो अब अगर हमने इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना है, सो प्रेशर ऑफ गैस A इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस A दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ 3 + 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 50। So by simplifying it we get 15 atmosphere. Similarly the pressure of gas B is equal to moles of gas B that is 2 divided by total moles that are 10 multiplied by 50 atmosphere. So pressure of gas B is equal to 10 atmosphere. And similarly pressure of gas C is equal to mole fraction of gas C divided by total moles multiply by 50, so that will be equal to 25 atmosphere. So यूँ हम किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। Now keep in mind कि प्रेशर कैलकुलेट करते हुए हम मोल्स को काउंट करेंगे, गैस के मास को काउंट नहीं करेंगे। For example, we have a mixture of 3 gases. First is O2, second is CH4 and third is helium. नाउ हमारे पास ऑक्सीजन के हैं 16 ग्राम्स, मीथेन के हैं 32 ग्राम्स एंड हीलियम के हमारे पास हैं 4 ग्राम्स एंड द टोटल प्रेशर दैट वी हैव इज़ इक्वल टू 100 एटमॉस्फेयर। सो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस? सो सबसे पहले हम इनके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, मैस को हम इसमें यूज़ नहीं करते। सो ऑक्सीजन इज़ 0.5 मोल्स, CH4 is 2 moles and helium is 1 mole.
सो हमारे पास इनके मोल्स की सम आ जाता है 3.5. सो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 0.5 मोल्स डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100. Similarly, for CH4, the pressure is equal to 2 moles divided by total 3.5 moles multiplied by 100. And similarly, for helium, we have 1 mole divided by 3.5 mole multiplied by 100. So, यूँ हम किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, let's try to understand the processes of diffusion and effusion. So for example, I have a container. Now इस कंटेनर में मेरे पास बीच में पार्टीशन है. कंटेनर के एक तरफ हमारे पास एक गैस है और दूसरी तरफ एम्प्टी है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डू, मैं बीच में से पार्टीशन को रिमूव कर देता हूँ. सो व्हेन आई रिमूव द पार्टीशन तो गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में स्प्रेड कर जाएंगे और एक यूनिफॉर्मिटी अचीव कर लेंगे. सो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज़ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू अचीव होमोजेनिटी. सो यूँ स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल्स मिक्स कर गए हैं और एक होमोजेनिटी इन्होंने अचीव कर ली है. इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन. नाउ व्हाट इज़ एफ्यूजन. सो सपोज़ कि मेरे पास सेम कंटेनर है लेकिन इसके पार्टीशन में मैंने एक होल क्रिएट कर दिया है. सो अब इस होल की वजह से हमारे पास दोनों कंटेनर्स की दोनों साइड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है. नाउ जिधर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उधर प्रेशर ज़्यादा है, जिधर मॉलिक्यूल्स कम हैं उधर प्रेशर कम है. सो अब क्लोज्ड कंटेनर में अगर दोनों कंपार्टमेंट्स में कनेक्शन है तो प्रेशर क्या करेगा, दोनों तरफ ख़ुद को इक्विलाइज़ करेगा. सो प्रेशर को इक्विलाइज़ करने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ से लीक करके होल के थ्रू जाएंगे उस रीजन में जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं. सो इट इज़ द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू अ होल. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इफ्यूजन. सो effusion is spontaneous escape of gas molecules through a gap or a hole, and it occurs because of concentration or pressure gradient. So according to Graham's law of diffusion and effusion, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. So the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. Now since density is equal to mass over volume, so density is directly proportional to mass of gas, which is in turn directly proportional to molar mass of a gas. So we can say that density is directly proportional to molar mass of a gas. So हम यहाँ पे proportionality में density के बजाय molar mass of gas को भी डाल सकते हैं. नाउ सपोज कि हम दो गैसेस के रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर रहे हैं. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सेकंड गैस. Now dividing the two equations R1 divided by R2 we will get, यहाँ पे M1 नीचे है, यहाँ पे M2 नीचे है. सो इसके रिज़ल्ट में यहाँ पे M2 ऊपर आ जाएगा और M1 नीचे आ जाएगा. सो keep in mind that in this equation R1 is above, R2 is below, but M2 is above and M1 is below. So this is Graham's law of diffusion. Now suppose we have helium gas and helium diffuses 4 times faster than an unknown gas. Now what will be the molar mass of unknown gas? So we take helium as gas number 1 and the other gas as gas number 2. So rate of diffusion of gas 1 divided by rate of diffusion of gas 2 is under root molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1. So helium का rate दूसरी गैस के डिफ्यूजन के 4 टाइम्स ज़्यादा है. सो हीलियम इज़ 4 एंड द सेकंड गैस इज़ 1. नाउ द मोलर मास ऑफ द सेकंड गैस इज़ अननोन एंड मोलर मास ऑफ हीलियम इज़ 4. नाउ सिंप्लीफाइंग इट वी गेट
under root m is equal to 8. Now taking squares on both sides, we get molar mass of gas is equal to 64 and 64 is molar gas of sulfur dioxide. So यूँ हम रेट ऑफ डिफ्यूजन से मोलर मैस ऑफ गैस या मोलर मैस ऑफ गैसेस को यूज़ करके रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपैरिजन कर सकते हैं. Now another experimental verification of Graham's law is the rate of diffusion of ammonia and HCl. So for example, at one corner we take ammonia and at other corner we take HCl. Now in the middle of tube they react to form white fumes of NH4Cl. Now molar mass of ammonia is 17 and molar mass of HCl is 36.5. Now experimentally in a 100 centimeter cube long tube, now this tube is 100 centimeter cube. Ammonia is escaping from here and HCl is escaping from here. Now at some point here we get white fumes of HCl. So यहाँ पे हमें NH4Cl के white fumes मिलते हैं. Now if we measure this distance from HCl, so this distance is 40.5 centimeter, and if we measure this distance from this side, so this distance is 59.5. Now चूँकि अमोनिया का मैस कम है, सो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, सो इसलिए ये आगे ज़्यादा गई है, जल्दी गई है. जबकि HCl का मैस ज़्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, सो इसलिए ये आगे कम गई है. अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट इन करें ग्राहम्स लॉ में, तो हमारे पास अमोनिया के लिए है रेट ऑफ डिफ्यूजन 59.5. देन हमारे पास HCl के लिए है 40.5. द मोलर मास ऑफ HCl इज़ 36.5 and the molar mass of ammonia is 17. So in both cases we get 1.46 on both sides. So Graham's law is experimentally verified. Now we move towards the next phenomenon, that is liquefaction of gases. Liquefaction का मतलब है कि हम एक गैस को liquid में convert करें. So suppose we have a gas in a container that is enclosed by a movable piston. अब इसके अंदर हमारे पास गैस मौजूद है. नाउ इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमने इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लाना है. अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं, सेकेंडली इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं. सो हमने इनको क्लोज लाना है और इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्रिएट करना है. सो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं. एक तो हम पिस्टन को काफ़ी नीचे मूव कर दें ताकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएं. सो ऐसा काम हम कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज़ करके. दूसरा, हम गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ कर दें ताकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएँ और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हों. ऐसा हम कर सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से. सो इन जनरल गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. नाउ हर गैस के लिए प्रेशर की एक सर्टेन वैल्यू है जिससे जब तक हम प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे सो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी. सपोज़ मेरे पास है गैस A, मैंने इसको लिक्विफाई करना है. इसके एक प्रेशर है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर. इसकी वैल्यू है 200 एटमॉस्फेयर. अब मैंने गैस को लिक्विफाई करना है प्रेशर इंक्रीज़ और टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, लेकिन इस गैस का क्रिटिकल प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर. तो जब तक मैं प्रेशर को 200 एटमॉस्फेयर या इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा तो टेम्परेचर को मैं बेशक जितना भी डिक्रीज़ कर लूँ, लेकिन जब तक क्रिटिकल प्रेशर को मैं अचीव नहीं करूँगा तो मेरे पास गैस लिक्विफाई नहीं होगी. सिमिलरली हमारे पास गैस के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. सो जब तक हम टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से डिक्रीज़ ना कर दें तो हमारे पास गैस लिक्विफाई नहीं होगी. सपोज़ गैस A का क्रिटिकल टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अब इस गैस को
लिक्विफाई करने के लिए जब तक मैं टेम्परेचर को -20 या उससे नीचे नहीं लेके जाऊंगा, तो जितना भी मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता रहूं, प्रेशर को अगर मैं इधर 2000 एटमॉस्फेयर भी ले जाऊं, तो जब तक मैं टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर यानी -20 या उससे नीचे नहीं कहूँगा, तो हमारे पास गैस लिक्विफाई नहीं होगी। देन जब एक गैस क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू पे पड़ी है, सो इन दो कंडीशंस पे हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। नाउ कीप इन माइंड वो गैसेस जिनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हैं, यानी या तो जिनके साइजेस बड़े हैं या तो हमारे पास जिनके अंदर पोलैरिटी मौजूद है, उनको लिक्विफाई करना आसान है। सो ऐसी गैसेस का क्रिटिकल प्रेशर भी कम होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर जो है दैट विल बी मोर। ज़्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर पे ये लिक्विफाई हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी कंपेयर 3 gases, helium, nitrogen and sulfur dioxide. Now helium is small sized gas and non-polar. Nitrogen is a bit larger than helium, but it is also non-polar. But sulfur dioxide is a polar gas and a very large molecule in size. So suppose यूँ हम इनको compare करते हैं like this. नाउ सल्फ़र डाइऑक्साइड पोलर भी है, इसका साइज़ बड़ा है, सो इसको लिक्विफाई करना आसान है। सो इसलिए ये कम प्रेशर और ज़्यादा ही टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाएगी। इसके लिए हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा। जबकि ऑन द अदर एक्सट्रीम हीलियम इज़ अ स्मॉल गैस, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रेशर और बहुत लो क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए इन ऑर्डर टू लिक्विफाई दिस गैस। नाउ गैसेस को लिक्विफाई करने में जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट। सो सपोज़ मैंने एक गैस ले ली और इसको बहुत ही हाई प्रेशर से फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड अबाउट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कंप्रेस किया। सो इतने हाई प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज़ आ जाते हैं और इतना क्लोज़ आने की वजह से हमारे पास इनके दरमियान कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। सो हम जब गैस को एक बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, सो क्लोज़ आते हैं मॉलिक्यूल्स और इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं। नाउ सपोज़ कि मैंने अचानक से एक और काम किया। अब मैंने अचानक से ये जो 200 एटमॉस्फेयर है इसको रिमूव कर दिया और प्रेशर जो है वो नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर हो गया। अब जब 200 एटमॉस्फेयर पे गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में थी तो मॉलिक्यूल्स क्लोज थे, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। जबकि 1 एटमॉस्फेयर पे गैस ऐसा बिहेव नहीं कर सकती क्योंकि गैस की सरफेस के ऊपर प्रेशर नहीं है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे और हमारे पास इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं रहेंगी। लेकिन अब ये काम मैंने किया है बहुत ही इमीडिएटली प्रेशर को मैंने 200 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया है। तो जब मैंने ये काम इमीडिएटली किया है तो गैस के मॉलिक्यूल्स को इमीडिएटली अपनी स्टेट 200 एटमॉस्फेयर वाली स्टेट से 1 एटमॉस्फेयर वाली स्टेट पे चेंज करना पड़ेगी। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी 200 एटमॉस्फेयर पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उनको ब्रेक करके अब एक दूसरे से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। सो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। नाउ अब इतना जल्दी अगर ये प्रोसेस हो रहा है सो दिस इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। सो ऐसे प्रोसेसेस के लिए एनर्जी हम कहीं और से नहीं ला सकते, सराउंडिंग से भी इतनी जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब गैस के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक या ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी। सो वो एनर्जी ऐसे होगा कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड अप इन ऑर्डर टू मेक द गैस मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इतने जल्दी प्रोसेस में और कहीं से एनर्जी नहीं आ सकती, गैस के मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी यूज़ अप हो जाएगी इन ऑर्डर टू मूव देम अवे फ्रॉम ईच अदर।
नाउ सिंस वी नो कि हमारे पास एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस, तो जब गैस की इंटरनल एनर्जी यूज़ होगी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी विच विल रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। सो जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास गैस कूल हो जाएगी। सो इस कूलिंग इफ़ेक्ट को यूज़ करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। So Joule-Thomson effect says when a highly compressed gas is allowed to expand in a region of low pressure, it gets cooled. So एक highly compressed यानी high pressure पे गैस को जब हम low pressure पे लाके expand करते हैं अचानक से, so हमारे पास गैस की cooling occur होती है और इस effect को हम कहते हैं Joule-Thomson effect. नाउ गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लिक्विफाइंग गैसेस और इससे तकरीबन सारी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई करने के लिए हम एक मॉडिफाइड लिंड्स मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉड्स मेथड। सो इट कैन लिक्विफाई हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल्सो। Now we go to study the kinetic molecular theory of gases. So kinetic molecular theory क्या कहती है? अब हमारे पास गैसेस का जो बिहेवियर है उसको जनरली एक्सप्लेन करते हैं गैस लॉज, लेकिन इस बिहेवियर के साथ क्वांटिटेटिवली डील करने के लिए बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें गैस के बिहेवियर को डिटेल में देखा गया है अलॉन्ग विद द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। सो वी विल डिस्कस इट शॉर्टली। वी विल डिस्कस ओनली द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। So first postulate says every gas consists of large number of particles called molecules. So हमारे पास हर गैस में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा एटम्स होते हैं, लाइक SO2 गैस के मॉलिक्यूल में पर मॉलिक्यूल हमें 3 एटम्स देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन यानी नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल में सिंगल एटम मौजूद होगा। Then the molecules of a gas move haphazardly, colliding among themselves and with the walls of container and change their directions. So हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर के अंदर haphazardly मूव करते हैं, कहीं भी ये जाते हैं, एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक करते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी ये स्ट्राइक करते हैं। Then next, the pressure exerted by gas is due to collision of its molecule with the walls of container. The collisions are perfectly elastic. सो अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो इनके दरमियान जो कोलिजन है दैट विल बी इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जब दो गैस के एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इनके दरमियान कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, दे विल बी इलास्टिक कोलिजन्स। और सेकंड हमारे पास ये है कि जब एक गैस का मॉलिक्यूल कोलाइड करता है विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब एक गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करता है तो एक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सर्टेन एरिया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन अ सर्टेन एरिया ऑफ कंटेनर, देयरफॉर गैस का जो प्रेशर है इट कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। Then the next postulate says the molecules of a gas are widely separated from one another and there are sufficient empty spaces among them. So जब हम एक गैस को कंटेनर में इनक्लोज करते हैं, सिंस गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो हमारे पास इस बहुत दूर होने की वजह से इनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं। अगर हम देखें कि एम्प्टी स्पेसेस कितनी बड़ी हैं इनके दरमियान, एम्प्टी स्पेसेस का आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि सपोज़ दिस इज़ डायामीटर ऑफ अ गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है उससे 200 गुना ज़्यादा हमारे पास ऑलमोस्ट दो गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस है।
then the molecules of a gas has no force of attraction for each other. So keep this point in mind. इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ये एज्यूम किया जाता है कि हमारे पास जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी. Then also remember this postulate. We will be using these two postulates in derivation of van der Waals equation. This postulate says the actual volume of molecules of a gas is negligible as compared to volume of a gas. So इसका मतलब है कि जब हम एक गैस को कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर में हमारे पास अब दो चीज़ें हैं, एक है एम्प्टी स्पेस और दूसरा है गैस के मॉलिक्यूल्स. सो अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो एम्प्टी स्पेस और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के सम के बराबर है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इतना कम है कि इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस. The next postulate says the motion imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to effect of collisions between them. सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक गैस कंटेनर में इनक्लोज्ड है, सो ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई पुल नहीं है, इसका मोशन के ऊपर गैस के फ़र्क नहीं पड़ता. एंड देन नेक्स्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस. तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनके मूवमेंट की जो स्पीड है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स विगरसली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और लो टेम्परेचर पे दे विल मूव स्लोली, दे विल बी पोजेसिंग low kinetic energy. So this is all about this lecture. Thank you.